एक बूढ़ा आदमी था। उम्र 83 साल। वह दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में गिना जाता था। स्विट्जरलैंड की एक शांत झील के किनारे उसका घर था। उम्र अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी, शरीर थक चुका था और उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह कोई नई किताब नहीं लिखेगा। लेकिन फिर एक रात उसे एक सपना आया। उसने सपने में खुद को अपने उसी काम वाले कमरे में नहीं देखा जहां दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर, विद्वान और मनोवैज्ञानिक उससे मिलने आते थे। इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। वह एक खुली जगह पर खड़ा था और उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। यह किसी खास लोगों की सभा नहीं थी, यह आम लोगों की भीड़ थी। ऐसे लोग जो बड़े विचारों की दुनिया से दूर होते हैं, लेकिन जीवन के असली सवालों से रोज जूझते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वे उसकी बात सिर्फ सुन नहीं रहे थे, उसे समझ भी रहे थे। इस सपने ने उसे भीतर तक हिला दिया। उस रात के बाद उसने अपनी बची हुई ताकत एक आखिरी किताब में लगा दी। उसने अपने 4 सबसे करीबी शिष्यों को बुलाया और उन्हें अलग अलग हिस्से लिखने को कहा। सबसे अहम हिस्सा उसने खुद लिखा और वह हिस्सा उसने अपनी मौत से सिर्फ 10 दिन पहले पूरा किया। वह बूढ़ा आदमी था, कार्ल गुस्ताव युंग, और वह किताब है मैन एंड हिज सिंबल्स। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक्समरी पर। आज हम उस किताब की बात करेंगे जो एक सपने की वजह से लिखी गई। एक ऐसी किताब जो खुद सपनों के बारे में है और जो ये कहती है कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उस जगह छुपा रह जाता है जहां हम कभी देखने की हिम्मत ही नहीं करते, अपने ही अवचेतन मन में। दोस्तों, कार्ल जोंग 20वीं सदी के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में से एक थे। आज हम जिन बातों को आमतौर पर सुनते हैं, जैसे कोई इंसान अंदर ही अंदर रहने वाला है या बहुत खुलकर रहने वाला है, या इंसान के मन में कुछ पुराने और गहरे ढांचे होते हैं, इन सब बातों को समझाने में युंग का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम इससे भी आगे था। उनका मानना था कि इंसान का मन सिर्फ उतना नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। उसके नीचे एक और दुनिया छुपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो हमसे बात करती है, हमें चेतावनी देती है, हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसकी भाषा नहीं समझते। और वह भाषा है प्रतीकों की भाषा, संकेतों की भाषा, सपनों की भाषा। शुरुआत में युंग सिगमुंड फ्रॉइड के बहुत करीबी थे। फ्रॉइड ने मनोविज्ञान की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाया था। उन्होंने कहा था कि इंसान के भीतर दबी हुई इच्छाएं, दबे हुए दर्द और भूली हुई बातें उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और जो बातें भीतर दब जाती हैं, वे कई बार सपनों के रूप में बाहर आती हैं। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी थी, लेकिन युंग को धीरे धीरे लगा कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। उन्हें अपने मरीजों के सपनों में ऐसी चीजें दिखने लगीं जो सिर्फ उनकी निजी जिंदगी से समझाई ही नहीं जा सकती थीं। सपनों में ऐसे प्रतीक आते थे, ऐसी कहानियां आती थीं, ऐसे चरित्र सामने आते थे जो दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यताओं, धर्मों और कथाओं में भी मिलते थे। कोई साधारण इंसान जिसने कभी कोई प्राचीन किताब नहीं पढ़ी, वह भी अपने सपनों में वैसी ही तस्वीरें देख रहा था जो हजारों साल पुरानी मिस्र की किताबों में मिलती हैं। यह बात साधारण नहीं थी। यहीं से एक बहुत बड़ी खोज की शुरुआत हुई। इंसान के अवचेतन मन की 2 परतें होती हैं। पहली परत है निजी अवचेतन। इसमें हमारी अपनी दबी हुई यादें, भूले हुए अनुभव, पुराने घाव और दबाई हुई भावनाएं रहती हैं। लेकिन इसके नीचे एक और गहरी परत होती है। उसे उन्होंने नाम दिया सामूहिक अवचेतन। सामूहिक अवचेतन का मतलब है ऐसा गहरा मानसिक भंडार जो किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का है। यानी हम सबके भीतर कुछ ऐसी पुरानी छापें, कुछ बुनियादी कहानियां, कुछ गहरे डर और कुछ मूल अनुभव पहले से मौजूद होते हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हैं। यही वजह है कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर जन्मे लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग धर्मों में पले लोग फिर भी कई बार एक जैसे सपने देखते हैं, एक जैसी कहानियों से जुड़ते हैं और एक जैसे प्रतीकों को महसूस करते हैं। और इसी गहरी परत में रहते हैं वे मूल रूप, वे बुनियादी चरित्र जो हर इंसान के मन में किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। हमारे यहां एक पुरानी बात कही जाती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह सिर्फ हौसले की बात नहीं है, यह इस ओर इशारा भी है कि इंसान की असली लड़ाई बाहर से पहले भीतर होती है। जुंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसी भीतर की दुनिया को समझने में लगा दी और इस किताब में उन्होंने वही बातें ऐसे ढंग से रखीं कि आम आदमी भी उन्हें समझ सके।
एक बात और थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। उनका मानना था कि सपने कोई मामूली चीज नहीं है, वे यूं ही नहीं आते, और उन्हें भूल जाना भी उतना साधारण नहीं है जितना हम समझते हैं। सपने हमारे भीतर के मन की सबसे सीधी आवाज है। जब हम उन्हें बार बार अनदेखा करते हैं तो हम अपने ही भीतर से आए एक जरूरी संदेश को ठुकरा देते हैं। सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी कैसी है। सुबह उठते ही फोन हाथ में आ जाता है, फिर काम, भागदौड़, जिम्मेदारियां, थकान और रात को गहरी नींद। अगर बीच में कोई सपना आया भी तो सुबह तक अक्सर भूल जाता है, फिर अगली रात फिर वही बात। लेकिन इस किताब का कहना है कि हर बार जब हम किसी सपने को यूं ही भुला देते हैं तो हम अपने ही मन की एक पुकार को अनसुना कर देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये सपने आखिर कहना क्या चाहते हैं? ये प्रतीक क्या होते हैं? यह सामूहिक अवचेतन क्या है? और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या रिश्ता है? इन्हीं सवालों के जवाब इस किताब में हैं, और अगले कुछ मिनटों में हम उन्हें एक एक करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि जुंग ने फ्रॉइड से अलग रास्ता क्यों चुना, क्योंकि वही मोड़ आगे चलकर मनोविज्ञान की दिशा बदलने वाला था। मान लीजिए एक आदमी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अपने काम में बहुत अच्छा है। दफ्तर में उसकी बात ध्यान से सुनी जाती है और घर में लोग उसे शांत और संतुलित इंसान मानते हैं। ऊपर से सब ठीक दिखता है, ऐसा लगता है जैसे उसे खुद पर पूरा काबू है। लेकिन फिर एक छोटी सी बात सामने आती है। वो बार बार अपने एक खास सहकर्मी का नाम भूल जाता है। मीटिंग की लिस्ट बनती है तो वही नाम छूट जाता है। कोई पूछे तो कह देता है ध्यान नहीं रहा, और सुनने में यह बात बिल्कुल मामूली लगती है। आखिर नाम भूल जाना कौन सी बड़ी बात है? पर कई बार असली कहानी वहीं छुपी होती है जहां हम उसे मामूली समझकर आगे बढ़ जाते हैं। सच यह था कि वह उस सहकर्मी से जलता था। यह जलन उसने कभी खुलकर मानी नहीं, शायद खुद से भी नहीं। उसने उसे दबा दिया और वही दबा हुआ भाव मन के नीचे उतर गया। अब वह सामने दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वही उसके व्यवहार को चला रहा था। यही अवचेतन मन है, यानी हमारे भीतर का वह हिस्सा जो दिखता नहीं पर असर लगातार करता रहता है। हम सबको लगता है कि हम खुद को जानते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किस बात पर फैसला लेते हैं, यह सब हमें पता है। लेकिन सच यह है कि हम अपने मन का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जानते हैं, बस उतना हिस्सा जो रोशनी में है। उसके नीचे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, और ज्यादातर समय वही हमें अंदर से चला रही होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे समुद्र की सतह पर बस हल्की सी लहरें दिखती हैं, पर असली गहराई नीचे होती है। ऊपर का हिस्सा शांत भी दिख सकता है, साफ भी दिख सकता है, लेकिन नीचे क्या चल रहा है उसका अंदाजा ऊपर से नहीं लगता। इंसान का मन भी कुछ ऐसा ही है। ऊपर चेतन मन है, वही जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है, दुनिया से बात करता है। लेकिन उसके नीचे अवचेतन मन है, और वही हिस्सा कई बार ज्यादा ताकतवर निकलता है। यहीं एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एक सोच यह थी कि अवचेतन मन बस उन चीजों का ढेर है जिन्हें हमने दबा दिया। पुरानी इच्छाएं, शर्म, दर्द, डर, अधूरी बातें, यानी मन का एक अंधेरा कोना जहां सब बेकार चीजें फेंक दी गई हों। लेकिन अगर बात सिर्फ इतनी होती तो शायद इंसान को समझना इतना मुश्किल ना होता। भीतर जो छुपा है वह सिर्फ दबा हुआ कूड़ा नहीं है। वही हिस्सा कई बार हमें बचाता भी है, हमें चेताता भी है, और कई बार हमें पूरा करने की कोशिश भी करता है। दिक्कत बस इतनी है कि उसकी भाषा सीधी नहीं होती। वह तर्क की भाषा में बात नहीं करता, वह संकेतों में बात करता है, भावनाओं में बात करता है, सपनों में बात करता है। और यहीं से इंसान के भीतर की असली यात्रा शुरू होती है। हमारे भीतर जो अवचेतन है उसकी भी परतें हैं। पहली परत वह है जो पूरी तरह निजी है। इसमें हमारी अपनी जिंदगी की दबी हुई बातें रहती हैं। बचपन के डर, पुराने अपमान, भूली हुई यादें, अधूरी इच्छाएं, वह गुस्सा जिसे हम जताना नहीं चाहते, वह दुख जिसे हम मानना नहीं चाहते। यह हिस्सा हर इंसान में अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग होती है। लेकिन इसके नीचे एक और गहरी परत है। यही बात हैरान करती है। यह परत सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, यह हम सबकी साझा परत है। जैसे इंसान का शरीर कुछ बुनियादी ढांचों के साथ पैदा होता है, वैसे ही मन भी कुछ गहरे ढांचों के साथ आता है। कुछ पुराने अनुभव, कुछ आदिम डर, कुछ बुनियादी चित्र, कुछ मूल भाव जो किसी एक इंसान ने नहीं बनाए, लेकिन फिर भी
वे हर इंसान के भीतर मिल जाते हैं। यही वह जगह है जहां से दुनिया की पुरानी कहानियां, मिथक, देवता, राक्षस, नायक, मां, बुद्धिमान बूढ़ा, अंधेरा, प्रकाश, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म जैसे रूप बार बार सामने आते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान सिर्फ अपनी निजी कहानी नहीं जी रहा होता, उसके भीतर पूरी मानव जाति की बहुत पुरानी स्मृतियां भी किसी न किसी रूप में सांस ले रही होती हैं। अब इस बात को थोड़ा अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से आपको बिना किसी साफ वजह के चिढ़ हुई हो? कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदत किसी और में देखकर आप असामान्य रूप से परेशान हो गए हों? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात पर जरूरत से ज्यादा भड़क गए हों और बाद में खुद ही सोचते रह गए हों कि मैंने इतना तीखा जवाब क्यों दिया? अक्सर ऐसे ही पलों में हमारे भीतर का एक छुपा हुआ हिस्सा बाहर आता है। यही हिस्सा है शैडो, यानी छाया। छाया हमारे भीतर का वह हिस्सा है जिसे हम अपना मानना नहीं चाहते। वह गुस्सा जो हमें अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करने देता। वह स्वार्थ जिसे हम छुपा लेते हैं। वह ईर्ष्या जिसे हम स्वीकार नहीं करते। वह कमजोरी जिसे हम दूसरों से तो क्या, खुद से भी छुपाते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमने दबा दिया वह खत्म हो गया, पर मन में दबाई गई चीजें खत्म नहीं होती। वे बस रूप बदल लेती हैं और फिर किसी दिन वही दबा हुआ हिस्सा किसी और पर गुस्से के रूप में निकलता है, किसी और के लिए नफरत के रूप में निकलता है, या फिर उसी चीज को हम दूसरों में देखकर सबसे ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। यही इंसान का सामना अपनी छाया से होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें किसी और में सबसे ज्यादा खटकती है वही कहीं ना कहीं हमारे अपने भीतर भी छुपी होती है। हम उसे अपने अंदर नहीं देख पाते, इसलिए वह बाहर ज्यादा साफ दिखने लगती है। यह बात सुनने में थोड़ी कठिन लग सकती है, पर अगर ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो इसके कई उदाहरण मिल जाते हैं। यही वजह है कि भीतर की छाया को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि छाया सिर्फ अंधेरा नहीं है, उसमें वह ताकत भी छुपी होती है जिसे हमने सालों से दबा रखा है। कई बार हमारे भीतर का साहस भी छाया में दबा होता है। कई बार हमारा गुस्सा इसलिए बुरा नहीं होता क्योंकि वह गुस्सा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उसे समझा नहीं। कई बार हमारी इच्छाएं इसलिए खतरनाक लगती हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी सीधा देखा ही नहीं। जब इंसान अपनी छाया को पहचानना शुरू करता है तभी वह सच में बदलना शुरू करता है। हमारे यहां भी तो यही बात अलग अलग रूपों में कही गई है। अपने भीतर के राक्षस को पहचानो, अपने अहंकार को देखो, अपने मन के अंधेरे को जानो। बाहर की लड़ाई बाद में आती है, भीतर की लड़ाई पहले होती है। और जब तक यह भीतर की लड़ाई समझ में नहीं आती तब तक इंसान खुद को जानने का दावा तो कर सकता है, लेकिन सच में खुद को जान नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि यह भीतर का मन हमसे बात कैसे करता है? अगर यह इतना गहरा है, इतना असरदार है, तो फिर इसकी आवाज हम तक पहुंचती कैसे है? यहीं से सपनों का दरवाजा खुलता है, क्योंकि रात को जब बाहर की दुनिया थोड़ी शांत होती है तब भीतर की दुनिया बोलना शुरू करती है। एक आदमी था, ऊपर से देखो तो सब सामान्य लगता था, अपना काम करता था, लोगों से मिलता था, जिंदगी चल रही थी। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वो एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा था जो उसके लिए खतरनाक था, भले ही उसे खुद इसका साफ एहसास नहीं था। फिर एक रात उसने सपना देखा। वो खुद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर देखता है। सब कुछ खुला है, नीचे गहरी खाई है, और फिर अचानक वो आगे कदम रख देता है। जहां जमीन होनी चाहिए थी वहां कुछ नहीं है, बस खाली हवा, और उसी में उसका कदम पड़ जाता है। सपना यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन असली बात अभी शुरू होती है। जब यह सपना युंग तक पहुंचा तो उन्होंने उसे हल्के में नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह कोई यूं ही आया हुआ सपना नहीं है, यह भीतर से आई हुई चेतावनी है। उन्होंने उस आदमी से साफ कहा कि पहाड़ पर चढ़ना बंद कर दो, अभी रुक जाओ। लेकिन उसने बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद वही आदमी सचमुच पहाड़ पर चढ़ रहा था। एक मुश्किल मोड़ पर उसने रस्सी छोड़ दी। जैसे सपने में उसने हवा में कदम रखा था, वैसे ही असल जिंदगी में भी वह खुद को गिरने से बचा नहीं पाया। वह गिरा और उसके साथ उसका एक साथी भी गिरा। दोनों की मौत हो गई। यह कहानी डराने के लिए नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हर सपना भविष्य बताता है। बात इससे थोड़ी गहरी है। भीतर का मन कई बार हमसे पहले समझ जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम ऊपर से खुद को समझदार मानते रहते हैं, पर भीतर का कोई हिस्सा हमारी चाल, हमारी जिद, हमारी कमजोरी, हमारी टूटन सब देख रहा होता है। और जब उसे लगता है कि हमें रोकना जरूरी है, तो वह सीधी भाषा में नहीं,
सपनों के रास्ते बात करता है। यही वजह है कि सपना कोई बेकार चीज नहीं है। हम अक्सर सपनों को हल्के में ले लेते हैं। सुबह उठते हैं और कहते हैं, बस एक सपना था। कभी उसे पिछले दिन की थकान से जोड़ देते हैं, कभी पेट की गड़बड़ी से, कभी दिमाग की उलझन से। लेकिन हर सपना यूं ही नहीं आता। बहुत बार सपना हमारे भीतर की ऐसी बात कह रहा होता है जिसे दिन की रोशनी में हम सुनना ही नहीं चाहते। पर एक मुश्किल है, सपने सीधे शब्दों में बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें गुस्सा है, या तुम डर रहे हो, या तुम अपने ही किसी सच से भाग रहे हो। सपने तस्वीरों में बात करते हैं, प्रतीकों में बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं। यानी अगर सपने में आग दिखे तो बात सिर्फ आग की नहीं भी हो सकती। वह भीतर के बुखार की तरफ इशारा हो सकता है, किसी जलती हुई बेचैनी की तरफ इशारा हो सकता है। अगर सपने में कोई घर दिखे तो वह सिर्फ ईंट और दीवारों वाला घर नहीं होता। वह कई बार हमारा अपना मन होता है। घर का ऊपरी हिस्सा उस हिस्से की तरह हो सकता है जो दुनिया को दिखता है, और नीचे का तहखाना उस हिस्से की तरह जो छुपा हुआ है, जहां पुरानी चीजें पड़ी हैं, जहां हम रोज नहीं जाते, लेकिन जो फिर भी हमारे ही घर का हिस्सा है। यही सपनों की खूबसूरती भी है और मुश्किल भी। खूबसूरती इसलिए क्योंकि वे हमारे भीतर की सच्चाई को बहुत गहरे ढंग से दिखाते हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि उन्हें समझने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, संवेदना चाहिए, धैर्य चाहिए, अपने आप से ईमानदारी चाहिए। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। सपनों का एक बड़ा काम है संतुलन बनाना। दिन में हमारा चेतन मन कई बार एक तरफ बहुत ज्यादा झुक जाता है। हम अपने बारे में एक खास छवि बना लेते हैं, जैसे कोई इंसान खुद को बहुत अच्छा, बहुत नैतिक, बहुत संतुलित समझता है। वह अपने भीतर की कमजोरियों को देखना ही नहीं चाहता। वह खुद से कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे अंदर यह नहीं है, मैं इससे ऊपर हूं। लेकिन भीतर का मन इस झूठ को ज्यादा देर तक नहीं चलने देता। तब रात को सपना आता है और वह एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो हमारे बनाए हुए चेहरे से मेल नहीं खाती। जैसे भीतर का मन कह रहा हो, अपने बारे में जो कहानी तुम दिन में सुनाते हो, पूरी सच्चाई वह नहीं है। यही सपना हमें संतुलित करता है। वह उस हिस्से को सामने लाता है जिसे हम दिन में दबा देते हैं। वह हमें चोट पहुंचाने नहीं आता, वह हमें पूरा करने आता है। लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा गलती भी कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि सपनों की कोई एक तय किताब होगी जिसमें हर प्रतीक का मतलब लिखा होगा। जैसे सांप दिखा तो इसका मतलब यह, पानी दिखा तो इसका मतलब वह। पर बात इतनी सीधी नहीं है। एक ही प्रतीक अलग अलग लोगों के लिए अलग मतलब रख सकता है। किसी के लिए सांप डर का प्रतीक हो सकता है, किसी के लिए बदलाव का, किसी के लिए जहर का, किसी के लिए शक्ति का। मतलब यह नहीं कि प्रतीक मायने नहीं रखते, बल्कि यह कि प्रतीक को समझने के लिए उस इंसान की पूरी कहानी को भी देखना पड़ता है। यानी सपना सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वह उस इंसान के मन और जीवन के साथ जुड़ी हुई तस्वीर है। हमारे यहां सपनों को लेकर हमेशा से गहरी दिलचस्पी रही है। पुरानी परंपराओं में सपनों को संकेत माना गया। कई जगह उन्हें देव संदेश की तरह देखा गया, कई जगह उन्हें आने वाले समय की झलक माना गया। ये सब बातें चाहे अलग भाषा में कही गई हों, पर एक बात साफ है, इंसान बहुत पहले से महसूस करता आया है कि सपनों में कुछ ऐसा है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो सामान्य समझ से बाहर लगते हैं। एक छोटी बच्ची के सपनों को पढ़ते हुए युंग ने यही अनुभव किया। वो बच्ची बहुत छोटी थी। उसकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वह धर्म, दर्शन या जीवन और मृत्यु जैसे गहरे विचारों को समझ सके। लेकिन उसके सपनों में ऐसे प्रतीक आ रहे थे जिनमें मृत्यु भी थी, फिर से जन्म लेने का भाव भी था, और सृष्टि जैसे बहुत बड़े विषय भी छुपे हुए थे। यह बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि जो बातें उसके सपनों में थीं, वे उसने पढ़ी नहीं थीं, सीखी नहीं थीं, घर में सुनी भी नहीं थीं। तो फिर वे आई कहां से? यहीं हमें फिर उसी गहरी परत की याद आती है जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरी मानव जाति की साझी परत है। यानी कभी कभी सपना सिर्फ आपकी निजी कहानी नहीं बोल रहा होता। कभी कभी उसके पीछे पूरी मानव स्मृति की बहुत पुरानी गूंज काम कर रही होती है। और जब यह बात समझ में आती है तो सपनों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वे अब रात की उलझी हुई तस्वीरें नहीं रह जाते, वे भीतर की दुनिया के दरवाजे बन जाते हैं। और उन दरवाजों के पीछे जो दुनिया खुलती है, उसमें कुछ खास रूप बार बार दिखाई देते हैं। ऐसे रूप जो हर संस्कृति में हैं, हर कहानी में हैं, हर युग में हैं, और हर इंसान के मन में भी
किसी न किसी रूप में मौजूद है। यहीं से हम पहुंचते हैं उन मूल रूपों तक जो इंसान की साझा विरासत है। एक सवाल बहुत गहरा है और शायद आपने भी कभी ना कभी उसे महसूस किया होगा। दुनिया इतनी बड़ी है, लोग अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, धरती के कोने अलग हैं, फिर भी कहानियां बार बार एक जैसी क्यों लौट आती हैं? हर जगह कोई ना कोई हीरो है जो अंधेरे से लड़ता है। हर जगह कोई बुद्धिमान बूढ़ा है जो रास्ता दिखाता है। हर जगह मां का कोई रूप है जो जन्म, सुरक्षा और पोषण का प्रतीक बन जाता है। हर जगह कोई ना कोई राक्षस है, कोई संघर्ष है, कोई गिरना है, कोई उठना है, और कहीं ना कहीं फिर से जन्म लेने की बात भी है। रामायण में श्री राम है, महाभारत में अर्जुन है, यूनान में हरक्यूलिस है, मिस्र में होरस है। दुनिया के और कोनों में भी ऐसी ही कहानियां मिलती हैं। नाम बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन भीतर की रचना अजीब तरह से एक जैसी रहती है। यह सिर्फ कहानी का खेल नहीं है। यहीं से समझ आता है कि इंसान के मन में कुछ ऐसे बुनियादी रूप छुपे हुए हैं जो हर जगह बार बार जन्म लेते हैं। यही मूल रूप है। ये कोई तय तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि मन के भीतर के ऐसे ढांचे हैं जो सही समय आने पर किसी रूप में सामने आ जाते हैं। जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, लेकिन वह हर जगह एक जैसा दिखता नहीं। मिट्टी बदलती है, मौसम बदलता है, आकार बदल जाता है, फिर भी भीतर की बनावट वही रहती है। कुछ ऐसा ही इन मूल रूपों के साथ है। ये रूप कहानियों में भी आते हैं, सपनों में भी आते हैं, रिश्तों में भी आते हैं, और कई बार हमारे फैसलों में भी चुपचाप काम करते रहते हैं। इनमें से कुछ रूप इतने बुनियादी हैं कि उनसे बचकर कोई नहीं जाता। सबसे पहले फिर वही छाया सामने आती है। छाया वह हिस्सा है जिसे हम अपने बारे में मानना नहीं चाहते। हम अपने भीतर की ईर्ष्या, लालच, डर, स्वार्थ, हिंसा या कमजोरी को दबा देते हैं और सोचते हैं कि इससे बात खत्म हो गई। लेकिन वह खत्म नहीं होती, वह बस अंधेरे में चली जाती है। और जब किसी एक इंसान की छाया बहुत देर तक दबती रहती है, तो वह उसके व्यवहार में टेढ़े रास्तों से बाहर आने लगती है। लेकिन जब पूरे समाज की छाया दबती है, तब उसका असर और भी खतरनाक हो सकता है। फिर वही अंधेरा नफरत, हिंसा, टूटन और विनाश के रूप में बाहर आता है। यानी छाया सिर्फ मेरी या आपकी निजी चीज नहीं है, वह समाज की भी होती है, भीड़ की भी होती है, देशों की भी होती है। अब एक और बहुत दिलचस्प बात आती है। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री तत्व भी होता है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष तत्व भी। इसका मतलब शरीर से नहीं है, भीतर के स्वभाव से है। कोमलता, ग्रहण करने की शक्ति, भावना, सहज समझ, देखभाल, ठहराव, और दूसरी तरफ निर्णय, दिशा, तर्क, पकड़, आग्रह, आगे बढ़ने की शक्ति। यह सब सिर्फ किसी एक लिंग की जागीर नहीं है। इंसान की पूर्णता में दोनों की जरूरत होती है। जब इनमें से कोई एक हिस्सा दब जाता है, तो इंसान भीतर से अधूरा रहने लगता है। हमारे यहां अर्धनारीश्वर का रूप इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से सामने लाता है। आधा शिव, आधा शक्ति। बात इतनी सी नहीं है कि दो रूप एक साथ खड़े हैं। बात यह है कि पूर्णता अकेले एक तरफ नहीं मिलती, भीतर दोनों का संतुलन चाहिए। यही वजह है कि कई बार हम किसी इंसान की तरफ अचानक बहुत गहराई से खींच जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला बहुत खास है, जैसे उसमें कुछ ऐसा है जो हमें पूरा कर देगा। कई बार यह आकर्षण सिर्फ सामने वाले इंसान की वजह से नहीं होता। कई बार हम उसमें अपने ही दबे हुए हिस्से की झलक देख रहे होते हैं। यानी जो हमें बाहर खींच रहा है, उसका कुछ हिस्सा हमारे भीतर ही छुपा होता है। अब जरा उस रूप पर आइए जिसे हम सब सबसे आसानी से पहचान लेते हैं, नायक। नायक की कहानी इंसान के मन की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। एक साधारण व्यक्ति, एक पुकार, एक संकट, एक कठिन यात्रा, एक टूटन, एक संघर्ष, और फिर बदला हुआ लौटना। यह ढांचा आपको हर जगह मिलेगा। धर्म कथाओं में भी, लोक कथाओं में भी, फिल्मों में भी, और असल जिंदगी में भी। क्यों? क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर यह यात्रा करनी ही पड़ती है। जब कोई बच्चा पहली बार घर से बाहर दुनिया में जाता है, जब कोई युवक जिम्मेदारी उठाता है, जब कोई इंसान किसी गहरे दुख से गुजरता है, जब कोई पुरानी पहचान टूटती है और नई बनती है, तब वह सिर्फ घटना नहीं झेल रहा होता, वह अपने भीतर नायक की यात्रा से गुजर रहा होता है। इसीलिए राम का वनवास हमें छूता है, अर्जुन का टूटना हमें अपना लगता है, कृष्ण की पुकार हमें भीतर तक जाती है। क्योंकि ये सिर्फ पुराने ग्रंथों की बातें नहीं हैं, ये हमारे अपने मन की रचनाएं हैं। हम इनमें अपनी कहानी पहचानते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक और भी गहरा केंद्र है। एक ऐसा केंद्र
जो सिर्फ किसी एक रूप तक सीमित नहीं है, न छाया, न नायक, न मां, न बुद्धिमान मार्गदर्शक, बल्कि वह केंद्र जहां ये सब आकर जुड़ते हैं, वह भीतर का पूरा वृत्त, जहां इंसान बिखरा हुआ नहीं रहता, जहां उसके अलग अलग हिस्से एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं। यही सेल्फ है, यानी भीतर का पूरा केंद्र। यह वह स्थिति है जहां इंसान सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सच में अपने पूरे आप को जानना शुरू करता है। वह अपनी छाया को भी देखता है, अपनी कोमलता को भी, अपनी ताकत को भी, अपने डर को भी, और धीरे धीरे उसके भीतर बिखरे हुए हिस्से एक जगह बैठने लगते हैं। इसीलिए सपनों में कई बार पूरा गोला, चमकता हुआ पत्थर, कोई बच्चा या मंडल जैसा रूप दिखाई देता है। ये सब सिर्फ सुंदर चित्र नहीं होते, ये भीतर के उसी केंद्र की झलक हो सकते हैं जो इंसान को अपने पूरे रूप की तरफ बुला रहा होता है। हमारे यहां इसे आत्मा, आत्मबोध या अपने असली स्वरूप की पहचान जैसे शब्दों में महसूस किया गया है। भाषा अलग हो सकती है, पर अनुभव एक ही दिशा में इशारा करता है। इंसान अधूरा रहकर शांत नहीं होता, उसके भीतर एक खिंचाव हमेशा बना रहता है अपने पूरे रूप तक पहुंचने का। लेकिन एक बात यहां बहुत सावधानी से समझने वाली है, ये मूल रूप सिर्फ सुंदर और प्रेरक नहीं होते, ये बहुत ताकतवर भी होते हैं। और ताकत का मतलब हमेशा अच्छा ही हो, ऐसा नहीं है। जब कोई नेता, कोई भीड़, कोई आंदोलन लोगों के भीतर बैठे इन गहरे रूपों को छू लेता है, तब लोग सिर्फ तर्क से नहीं चलते, वे भावनाओं की लहर में बहने लगते हैं। किसी को नायक बना दिया जाता है, किसी को राक्षस, किसी एक प्रतीक को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि लोग अपने होश से दूर चले जाते हैं। यही कारण है कि इतिहास में कई बार पूरे समाज किसी ऐसी दिशा में बह गए जहां बाद में सिर्फ पछतावा बचा। अगर इंसान अपने भीतर के इन रूपों को पहचानता नहीं, तो वह उनके हाथों खेलता है, और अगर पहचान लेता है तो वही चीज उसके लिए समझ का दरवाजा बन सकती है। यहीं से अगला और सबसे जरूरी कदम शुरू होता है, क्योंकि इन रूपों को जान लेना ही काफी नहीं है। असली बात तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर की इन अलग अलग शक्तियों के साथ जीना सीखता है, जब वह धीरे धीरे अपने बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ लाता है। यही है पूरा इंसान बनने का सफर। किसी इंसान को बदलना हमेशा सलाह देने से नहीं होता, कई बार उसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उसके साथ धैर्य से बना रहे, बिना उसे धक्का दिए, बिना उसे जल्दी बदलने की कोशिश किए। एक आदमी सालों तक जंग के पास आता रहा, उसके भीतर दर्द था, उलझन थी, और कुछ ऐसी गांठें थीं जिन तक पहुंचना आसान नहीं था। हर बार लगता कि अब शायद असली बात सामने आएगी, अब शायद वह अपने भीतर छुपी हुई उस जगह तक पहुंचेगा जहां उसकी तकलीफ की जड़ है। लेकिन जैसे ही बात उस दिशा में बढ़ती, वह रुक जाता, दीवार खड़ी कर देता, बात बदल देता, फिर बाहर से सब सामान्य कर लेता। ऐसा एक दिन या एक महीने तक नहीं चला, यह बरसों तक चला। फिर एक दिन वह खुद आया और बोला, अब मैं ठीक हूं। यह सुनकर हैरानी होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो बात इतने सालों में सामने नहीं आई, वह अचानक कैसे बदल गई। उस आदमी ने कहा, आपने मुझे तोड़ा नहीं, आपने मुझे धक्का नहीं दिया, आपने बस मुझे समय दिया, और धीरे धीरे मेरे भीतर इतना भरोसा बन गया कि एक दिन मैं खुद उस जगह चला गया जिससे मैं इतने साल भागता रहा था। यहीं एक बहुत बड़ी बात छुपी है। इंसान का भीतर किसी आदेश से नहीं खुलता, वह भरोसे से खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। और जब खुलता है तो सिर्फ एक समस्या हल नहीं होती, पूरा इंसान बदलना शुरू करता है। यही पूरा इंसान बनने का सफर है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान एकदम परिपूर्ण हो जाता है या उसके भीतर से अंधेरा खत्म हो जाता है। बात यह है कि अब वह अपने भीतर के अलग अलग हिस्सों से भागना बंद कर देता है। वह सिर्फ अपना अच्छा चेहरा लेकर नहीं जीता, वह अपनी छाया को भी देखता है। वह अपने भीतर के दबे हुए स्त्री और पुरुष तत्वों को भी समझता है। वह अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने घावों, अपनी ताकतों, अपनी कमजोरियों, सबको धीरे धीरे एक ही जीवन में जगह देना शुरू करता है। यहीं से वह बिखराव से निकलकर एक केंद्र की तरफ बढ़ता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। अक्सर इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारी पुरानी समझ टूट जाती है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब पुराना तरीका काम करना बंद कर देता है। कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना बिखर जाता है, नौकरी चली जाती है, शरीर जवाब देने लगता है, या फिर बाहर से सब ठीक होते हुए भी भीतर एक खालीपन फैलने लगता है जिसे हम समझ नहीं पाते।
उस मोड़ पर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान लगता है, वही पुरानी आदतें, वही बचाव, वही बहाने। दोष बाहर डाल दो, हालात को कोस दो, लोगों को गलत ठहरा दो और जितना हो सके भीतर की आवाज से बचते रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, रुकना पड़ता है, अपनी ही टूटन के सामने बैठना पड़ता है। यह मानना पड़ता है कि जो दर्द है वह सिर्फ बदकिस्मती नहीं, शायद कोई संकेत भी है। शायद जिंदगी हमें तोड़ नहीं रही, हमें जगा रही है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। यही वह जगह है जहां नायक की कहानी हमारी अपनी कहानी बन जाती है। नायक हमेशा तलवार लेकर युद्ध में नहीं उतरता। कई बार नायक वह आदमी होता है जो पहली बार अपने डर को नाम देता है। कई बार वह औरत होती है जो सालों बाद अपनी दबाई हुई आवाज सुनती है। कई बार वह इंसान होता है जो पहली बार मानता है कि बाहर की सारी उपलब्धियों के बाद भी उसके भीतर कुछ अधूरा है। यह सफर बाहर जीतने का नहीं, भीतर मिलने का है। हमारे यहां वनवास की कथा इसलिए इतनी गहरी लगती है क्योंकि वह सिर्फ जंगल जाने की कहानी नहीं है। वह उस यात्रा की कहानी है जिसमें इंसान अपने पुराने सहारे छोड़ता है और अपने असली रूप से मिलता है। अर्जुन का टूटना इसलिए बड़ा क्षण है क्योंकि वहीं से भीतर का संवाद शुरू होता है। जब हाथ से गांडीव छूटता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यानी संकट हमेशा दुश्मन नहीं होता, कई बार वही द्वार होता है। और जब इंसान उस द्वार से गुजरना शुरू करता है तो उसका असर सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहता। जो व्यक्ति अपनी छाया को पहचानने लगता है वह दूसरों पर अपना अंधेरा कम फेंकता है। जो अपने भीतर के दबे हिस्सों को समझने लगता है उसके रिश्ते ज्यादा सच्चे होने लगते हैं। जो अपने दर्द से भागना बंद करता है वह दूसरों के दर्द को भी थोड़ा नरमी से देख पाता है। इसीलिए पूरा इंसान बनने का यह सफर सिर्फ निजी बात नहीं है। इसका असर परिवार पर पड़ता है, रिश्तों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। आज की दुनिया में यह बात और भी जरूरी हो जाती है। हमने बाहर की दुनिया को बहुत तेज बना लिया है। रोशनी बढ़ गई, शोर बढ़ गया, काम बढ़ गए, चीजें बढ़ गईं, लेकिन भीतर का संपर्क कम होता गया। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी भीतर से जैसे कुछ सूख गया है। बाहर से जीवन भरा हुआ दिखता है, अंदर से जैसे कोई कमरा खाली पड़ा है। यह खालीपन यूं ही नहीं आता। जब इंसान अपने भीतर के केंद्र से दूर हो जाता है तब ऐसा ही होता है। फिर वह भरने के लिए बाहर बहुत कुछ जुटाता है, पर राहत टिकती नहीं। थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाता है, पर जो कमी है वह वहीं रहती है। भीतर का यह केंद्र कई बार गोल रूपों में, पूरे आकारों में, मंडल जैसी आकृतियों में या किसी ऐसी छवि में सामने आता है जो बिखराव के बीच एकता का एहसास देती है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इंसान का मन जब टूटन से निकलकर धीरे धीरे संतुलन की तरफ बढ़ता है तो वह भीतर ही भीतर एक पूरा आकार खोजने लगता है। यही वजह है कि अलग अलग संस्कृतियों में गोल आकृतियां, मंडल, यंत्र, वृत्त, केंद्र, ये सब सिर्फ सजावट नहीं है। वे भीतर की उस गहरी चाह के प्रतीक हैं जिसमें इंसान बिखरे हुए जीवन से उठकर एक जुड़ा हुआ जीवन जीना चाहता है। और शायद इसी कारण पूर्व की परंपराओं और इस मनोवैज्ञानिक समझ के बीच इतना गहरा मेल दिखाई देता है। भाषा बदल जाती है, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन भीतर का अनुभव बार बार एक ही जगह इशारा करता है। फिर भी यह मत सोचिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब पूरा हो जाएगा और फिर कोई संघर्ष नहीं बचेगा। पूरा इंसान बनने का यह सफर जीवन भर चलता है। हर उम्र अपने साथ एक नई चुनौती लाती है। हर पड़ाव पर कुछ नया टूटता है, कुछ नया बनता है। आज जो छाया दिख रही है, कल उसके पीछे एक और गहरी परत निकल सकती है। आज जो समझ आई है, कल उसे और ईमानदारी से जीना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, जो इंसान इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है वह धीरे धीरे अपने जीवन में ज्यादा सच्चा होता जाता है। उसके भीतर कम दिखावा बचता है, कम भागना बचता है, कम झूठ बचता है। और शायद यही किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी परिपक्वता है। अगर इस पूरी बात को बहुत सरल शब्दों में कहें तो समस्या यह नहीं है कि इंसान के भीतर अंधेरा है। समस्या यह है कि वह उसे देखना नहीं चाहता। हमने बाहर की दुनिया को समझने में बहुत मेहनत की है। हमने मशीनें बना लीं, दूरियां घटा दी, आकाश तक पहुंच गए, धरती के भीतर की ताकत निकाल ली, लेकिन अपने ही मन के सामने आकर आज भी हम असहज हो जाते हैं। बाहर की दुनिया पर हमारा काबू बढ़ता गया, पर भीतर की दुनिया से हमारा रिश्ता कमजोर होता गया।
और शायद यही आज के इंसान की सबसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि बाहर की उपलब्धियां एक हद तक सुख दे सकती हैं, लेकिन वे भीतर की टूटन को हमेशा नहीं भर सकती। कुछ समय के लिए ध्यान बढ़ जाता है, शोर बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, लोग आसपास बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सन्नाटा मिलता है, वही पुराना खालीपन फिर सामने आ जाता है। कई लोग इसी खालीपन से बचने के लिए हमेशा व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग हर वक्त फोन में लगे रहते हैं, कुछ लोग काम में डूब जाते हैं, कुछ लोग लोगों के बीच रहकर भी अपने आप से दूर भागते रहते हैं, क्योंकि अगर एक पल के लिए भी भीतर की आवाज सुनाई दे गई तो फिर बहुत कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिससे वे बरसों से बचते आए हैं। लेकिन सच ये है कि वही खालीपन दुश्मन नहीं है। बहुत बार वही एक दरवाजा होता है। वही हमें रोककर पूछता है कि तुम भाग किससे रहे हो। वही हमें महसूस कराता है कि बाहर जितना भी जमा कर लो, अगर भीतर बिखराव है तो चैन टिकेगा नहीं। वही हमें धीरे धीरे उस तरफ मोड़ता है जहां से असली समझ शुरू होती है। और शायद इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान को अपने भीतर उतरना ही पड़ता है, जल्दी या देर से, अपनी मर्जी से या किसी संकट के बाद। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बाहर की सारी आवाजें कम पड़ने लगती हैं और भीतर की आवाज को सुनना ही पड़ता है। अब अगर पीछे मुड़कर इस पूरी यात्रा को देखें तो कुछ बातें बहुत साफ होकर सामने आती हैं। पहली बात, हमारा मन सिर्फ उतना नहीं है जितना हम रोज महसूस करते हैं। उसके नीचे एक बहुत गहरी दुनिया है, और उसी में हमारे दबे हुए डर भी हैं, हमारे पुराने घाव भी, हमारी छाया भी, और पूरा होने की हमारी संभावना भी। दूसरी बात, सपने कोई बेकार चीज नहीं है। वे हमारे भीतर की उस आवाज के संकेत हैं जो दिन में अक्सर दब जाती है। रात को वही आवाज तस्वीरों में, प्रतीकों में, इशारों में सामने आती है। तीसरी बात, छाया से भागने से जीवन साफ नहीं होता, उलझा हुआ होता जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर के अंधेरे हिस्से को देखना शुरू करते हैं, वैसे ही एक नई ईमानदारी जन्म लेती है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। चौथी बात, हम अकेले नहीं जी रहे होते। हमारे भीतर सिर्फ हमारी निजी कहानी नहीं चल रही होती, बल्कि पूरी मानव जाति की बहुत पुरानी गूंज भी चल रही होती है। इसीलिए पुरानी कथाएं, मिथक, देवता, नायक, राक्षस, ये सब सिर्फ बीते समय की चीजें नहीं हैं। ये आज भी हमारे भीतर जिंदा हैं। और पांचवी बात, पूरा इंसान बनने का सफर कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई अंतिम मोड़ नहीं जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए, बल्कि हर पड़ाव पर हम अपने ही किसी नए हिस्से से मिलते हैं। शायद यही इस पूरी बात की सबसे सुंदर और सबसे कठिन सच्चाई है। इंसान को अपने आप से मिलना पड़ता है। यह काम कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। कोई किताब रास्ता दिखा सकती है, कोई गुरु संकेत दे सकता है, कोई दोस्त साथ चल सकता है, लेकिन भीतर उतरने का कदम आपको ही उठाना पड़ता है। और जब कोई इंसान यह कदम उठा लेता है तो उसकी सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं होती। वह किसी और पर नहीं, अपने ही अंधेरे पर पहली बार रोशनी डालता है। वह अपनी कमजोरियों से मुंह नहीं मोड़ता। वह अपने सपनों को हल्के में लेना बंद करता है। वह अपने भीतर उठती बेचैनी को दबाने के बजाय सुनना शुरू करता है। यहीं से जीवन बदलता है। हमारे यहां भी तो सदियों से यही कहा जाता रहा है कि असली खोज भीतर है। बाहर की दुनिया जरूरी है, लेकिन अंतिम नहीं। जो अपने भीतर से कट गया, वह बाहर बहुत कुछ पा लेने के बाद भी अधूरा रह सकता है। और जो अपने भीतर से जुड़ गया, उसके लिए जीवन की तकलीफें भी धीरे धीरे अर्थ लेने लगती हैं। इसलिए अब सवाल किसी किताब का नहीं रह जाता, सवाल सीधा आपका हो जाता है। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बार बार दूसरों में खटकती है? ऐसी कौन सी आदत, कौन सा स्वभाव, कौन सी कमी है जिसे देखकर आप तुरंत बेचैन हो जाते हैं? और क्या यह संभव है कि उसका एक हिस्सा कहीं आपके भीतर भी छुपा हो? अगर आप चाहें तो इस सवाल पर थोड़ी देर रुकिए। जल्दी में जवाब मत दीजिए। अपने पिछले कुछ रिश्तों को याद कीजिए। अपने गुस्से के कुछ पुराने पल याद कीजिए। उन लोगों को याद कीजिए जिनसे आपको बिना साफ वजह के चिढ़ हुई थी। कई बार वहीं आपकी छाया छुपी मिलती है, और उसे देख लेना कमजोरी नहीं है। शायद वही आपके पूरे इंसान बनने की शुरुआत हो। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने तक मत रखिए। ऐसे लोगों तक भी पहुंचाइए जो बाहर से संभले हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर से खुद को समझना चाहते हैं। वीडियो को हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।